हेलो दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, हम लोग आज करंट अफेयर्स की सीरीज में बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 होगा। संभवतः 2 से 3 पार्ट लगेंगे, इसमें छोटे छोटे पार्ट होंगे। आप लोग की संपूर्ण करंट अफेयर्स बिहार की कंप्लीट हो जाएगी। आज आप लोग की संपूर्ण आर्थिकी कंप्लीट कर दी जाएगी। फिर आगे जैसे जैसे पार्ट बढ़ते जाएंगे, आप लोग के 2-3 पार्ट में बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को ऐसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोग को भी प्रोवाइड करवाया जा सके इससे अच्छी क्लास, इससे बेहतर क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड करवाई जा सके आने वाले समय में। और दोस्तों, आप लोग मोटिवेशन भी देंगे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मेरा काम है आप लोगों तक क्लासेस पहुंचाना, और आप लोगों का काम है एक सब्सक्राइब देना मुझे, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन और भी क्लासेस बनाने में मिलता रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ देर न करते हुए। तो यह कुल मिलाकर मेरी क्लास आज होने वाली है 14वीं क्लास, 14 नंबर क्लास है, और इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 बिहार का होने वाला है, कंप्लीट बिहार होगी। जो आप लोग का थंबनेल डिस्कशन किया है वह आप लोग का पूरा कंप्लीट बिहार करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। आज आप लोग की आर्थिकी कंप्लीट करवा दी जाएगी, उसमें आप लोग का बजट कंप्लीट होगा। पीसीएस, बिहार पीसीएस 13 दिसंबर को लगा हुआ है, उसके लिए मोस्टली करंट अफेयर्स चलाई जा रही है। बाकी टीआरई 4 के लिए समान रूप से उपयोगी है, और जो बचेगी करंट अफेयर्स इसके एग्ज़ाम आते आते उस करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को। और संपूर्ण करंट अफेयर्स भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। तो 13 क्लासेस करवा चुके हैं, और यह 14वीं क्लास है बिहार करंट अफेयर्स की। और हम लोग यूपी स्पेशल भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे बजट हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे आप लोग का राष्ट्रीय हो, सॉरी उत्तर प्रदेश स्पेशल, सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोग जाके साइट उस पर चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। 2 वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ में आप लोग का यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। 2 ही 3 वीडियोज़ लगेंगी बिहार स्पेशल कंप्लीट करने में, आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों, आज है बिहार बजट। बिहार बजट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं। कौन है? सम्राट चौधरी जी हैं, जो जिन्होंने क्या किया था, 13 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 17वां राष्ट्रीय बजट पेश, सॉरी 17वां राज्य बजट पेश किया था। राष्ट्रीय नहीं, राज्य बजट पेश किया था। किस नंबर का था? तो याद रखना 17वां बजट, क्योंकि यह डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी जी हैं। अब कब पेश किया गया था? तो 13 फरवरी 2014 को पेश किया गया था। तो कितना बजट में अनुमानित है, यह देख लीजिए। 2,78,725.72 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो यूपी का बजट कितना अनुमानित है? क्योंकि जो लोग लगभग यूपी का पीसीएस दे रहे होंगे, वो बिहार पीसीएस भी दे रहे होंगे। तो उनका यूपी स्पेशल यूपी का देख लीजिए बजट 7,36,938, सॉरी 438 करोड़ रुपए है बिहार यूपी का बजट। और बिहार का बजट 2,78,725 करोड़ रुपए है। याद रखना, मोटा मोटा आइडिया, पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2023-24 के बजट से कितना परसेंट ज़्यादा है? 6.4% ज़्यादा है। तो यह 6.4% ही पूछा जाएगा, या तो ये पूछ लिया जाएगा कितने करोड़ रुपए ज़्यादा है? तो 16,840.12 करोड़ रुपए ज़्यादा है। याद रखना, ये आपके काम की है। जीएसडीपी का फुल फॉर्म पहले ही बताया दे रहे हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यह होता है जीएसडीपी का फुल फॉर्म। यह आप लोग का बजट के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देख लीजिए। 2024-25 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, वही जीएसडीपी जो अभी बताया मैंने, तो कितना है? 9.76 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बस यही याद रखना। और यह वृद्धि अगर पूछ सकता है तो 13.5% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। बस इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट अब इस एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। जितने फैक्ट बताए जा रहे हैं उतने फैक्ट्स मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी आप लोग के सामने ये स्क्रीन लगी है, स्क्रीन पर फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप लोग एक बार पॉज करके फिर से पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। बाकी मेरा काम है आप लोग को सारी चीज़ें सटीक रूप से बताना। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, आगे है 2,56,333 करोड़ रुपये। व्यय अनुमान है कि इतना खर्च होगा। ऋण भुगतान को छोड़कर, ऋण भुगतान राज्य सरकार अलग से करेगी, उसका ऋण भुगतान कितना है? 22,393 करोड़ रुपए ऋण भुगतान करेगी अलग से राज्य सरकार। लेकिन बजट बे में खर्चा कितना है? 2,56,333 करोड़ रुपए, यह याद रखना। तो बस इतना है। और राज्य सरकार कितना अलग से ऋण भुगतान करेगी? 22,393 करोड़ रुपये।
जो कि पिछले अनुमान से 12% कम है। जितना व्यय अनुमानित है 2,56,333 करोड़, उससे पिछले वर्ष की तुलना में 12% कम व्यय है। ठीक है। और 22,333 करोड़ रुपये अलग से ऋण भुगतान करेगी राज्य सरकार। यह याद रखना आप लोग के लिए ही है, और आप लोग इसको 2 बार 3 बार इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो जाए। या 2023-24 में वे ऋण भुगतान को छोड़कर 2023-24 में 25 बजट के अनुमान से 25% होने का अनुमान है। ये छोड़ दीजिए, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा, ऊपर का जो बताया उतना ही पूछा जाएगा। अब कुल राजस्व प्राप्ति पूछी जा सकती है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कुल राजस्व प्राप्त कितनी है, तो 2,26,058 यहाँ पर गलत है। यहाँ पर 798 होना चाहिए। कितना? 2,26,798.40 करोड़। यहाँ 7 लगा लेना। ठीक दोस्तों, मिस है यहाँ पर। तो 2,26,798.40 करोड़ रुपये अनुमानित है। बस इतना कुल राजस्व प्राप्त याद रखना, जो कि और 2024 बजट के अनुमान से कितने करोड़ रुपए अधिक है, तो 14,471.44 करोड़ अधिक है। ये दशमलव में याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, याद रखें या न रखें, 14,471 करोड़ रुपए जरूर याद रखिए। ठीक है। 2,26,798 करोड़ रुपए कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमानित है, जिस पिछले वर्ष की तुलना में 14,471.44 करोड़ रुपए अधिक अनुमानित है। ठीक है दोस्तों। 2024-25 में राजस्व अधिशेष देख लीजिए। तो राजस्व अधिशेष कितना है? 1121.41 करोड़ रुपए। कितना है? 1121.41 करोड़ रुपए, जिससे कहते हैं 1,121.41 करोड़ रुपए। जीएसडीपी का 0.1% है। बस यही पूछा जाएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जो कि 2023-24 में बजट के चरण में 4,479 करोड़ अनुमानित था, जो कि जीएसडीपी का 0.5% कम था। तो पिछले की तुलना में कितना? 0.4% कम है। ठीक है, कम राजस्व अधिशेष है। याद रखना, अगर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर पूरा भी पढ़ लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन बना सकते हैं कथनों का कथन देखकर। ठीक है, कथन 1, कथन 2, कथन 3 ऐसे। राजकोषीय घाटा देख लीजिए। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% है। ठीक है, बस इतना याद रखना, राजकोषीय घाटा कितना है जीएसडीपी का? 3%। और करोड़ में याद रखना 29,095 करोड़ रुपए। बस इतना लक्षित है, यह याद रखना। और ऐसा है, ये संशोधित अनुमान जो दिया है इसको पढ़िए ना पढ़िए। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 8.9% रहने का की उम्मीद है, जो बजट जीएसडीपी का 3% से अधिक है, काफ़ी अधिक है। तो सोच सकते हैं 3% लक्षित है, और यह अभी कितना रहने की उम्मीद है? 8.9%। तो कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? तो आप कह सकते हैं 5.9% ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, यह याद रखिए, या याद रखिए, एक दो बार वीडियो देखेंगे आप लोग को याद हो जाएगा। बजट थोड़ा लेंदी होते हैं, और बजट थोड़ा बोरिंग होता है पढ़ने में। आप लोग 2 बार 3 बार अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 7 निश्चय कार्यक्रम एक शुरू किया गया था, तो उसके अंतर्गत बजट में प्रावधान किया गया है। तो कुल राशि कितनी है? 5,040 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय। ठीक है, याद बस इतना याद रखना, 7 निश्चय के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, तो 5,040 करोड़ रुपए। आगे है महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नगर निगम पटना में, जैसे मलिन बस्तियों में रह रही महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना नगर निगम पटना में मलिन बस्तियों में जो महिलाएं रह रही हैं, उनको उद्यमिता में से जोड़ने के लिए, और उनको उनके अंदर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छांगनी योजना शुरू की गई है। तो स्वच्छांगनी योजना की घोषणा हुई है दोस्तों। ठीक है, यह याद रखना कि स्वच्छांगनी योजना किस लिए शुरू की गई, तो महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, जो पटना नगर निगम में मलिन बस्तियों में रहती हैं। ठीक है दोस्तों। बिहार का ब्याज भुगतान देख लीजिए। 2023-24 राजस्व प्राप्त का 8.64% तथा बजट 2024-25 के लिए 9.5% अनुमानित है ब्याज भुगतान। तो ये 2024-25 याद रखना, 9.5% अनुमानित है। ठीक है, अगर अधिक पूछा जाए तो इससे घटा देना। आगे बढ़ते हैं। बजट 2024-25 में कुल व्यय में योजना व्यय 35.88%, 35.88%। कुल व्यय में योजना में कितना व्यय? एक सेकंड साफ कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों, ये देख लीजिए, जल्दबाजी नहीं, बजट है तो थोड़ा बहुत फैक्ट उसको धीरे धीरे समझना ही पड़ेगा। अब कुल व्यय जितना व्यय है बजट का, उसमें योजना व्यय कितना है? तो योजना व्यय देख लीजिए, ये पूछा जाएगा। 35.88% है। कितना? 35.88% है योजना व्यय।
याद कर लीजिए फिर से एक बार, 35.88%। आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में सुन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा स्लो चलेगा, बजट है, बजट इतनी जल्दी दिमाग में जाता नहीं, आप लोग को भी पता होगा। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 64.12% है। क्या है? स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय कितना है? 64.12% है। आप यह याद रखना, योजना व्यय कितना है, बाकी सब ठीक ठाक, बाकी सब चंगा, ठीक है। योजना व्यय 35% याद रखना, बस 35 दशमलव के आगे संख्या याद करने की जरूरत नहीं। 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व, अपने स्रोत जो राज्य के होते हैं उनसे कर राजस्व 54,300 करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान है कि 54,300 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वहीं गैर राजस्व से कितना प्राप्त होगा? तो गैर राजस्व से देख लीजिए, गैर राजस्व से 7325.86 करोड़ रुपए, तो 7325 याद रखना, गैर राजस्व से प्राप्त होगा, ठीक है, 7325 करोड़ रुपए। 2024-25 के राज्य बजट में सर्वाधिक व्यय किस पर है? शिक्षा पर है। वेरी गुड, बहुत काम अच्छा कर रहा है बिहार, सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है बिहार शिक्षा पर व्यय करके, क्योंकि शिक्षा में जितना आगे बढ़ेगा उतने जो है सब चीज़ें पॉसिबल होती चली जाएगी बिहार के लिए। 52,639.3 करोड़ रुपए, 03 करोड़ रुपए सर्वाधिक व्यय किसमें है? शिक्षा पर। याद रखना 52,339 करोड़ रुपए, 52,639 करोड़ रुपए, 300 बोल दिया गलती से, माफ़ी चाहेंगे। 52,630 करोड़ रुपए, 639 करोड़ रुपए अनुमानित है, 52,639 करोड़ रुपए अनुमानित है। सॉरी, स्वास्थ्य पर कितना अनुमानित है? तो 14,932 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये तीसरा पूछ लिया जाएगा। ग्रामीण विकास पर तो 4296 करोड़ रुपए अनुमानित है। जैसे आप लोग को सूची दे देगा, ये एक सूची यह दे देगा, कौन सी सूची दे देगा? व्यय बताएगा कि सर्वाधिक व्यय किस पे होना है और करोड़ में रुपए बताना होगा, ठीक है। तो शिक्षा पर व्यय सर्वाधिक है, कितना? 52,639 करोड़ रुपए। फिर आप लोग का है स्वास्थ्य पर, कितना? स्वास्थ्य पर है, स्वास्थ्य पर कितना है? 14,932 करोड़ रुपए। फिर आप लोग का है ग्रामीण विकास पर, क्या है? ग्रामीण विकास पर है, कितना है दोस्तों? 4296 करोड़ रुपए। यह कहेगा इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, पहले तो सूची का मिलान करने को दे सकता है, ठीक है। विभाग हेतु भी दे सकता है, ऊर्जा विभाग या तो 11,422 करोड़ रुपए अनुमानित है, वो भी दे सकता है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोग को देगा, कहेगा मिलाओ, सुमेलित करो ये सूची 1 से सूची 2 से, फिर कहेगा या तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए यह पैराग्राफ आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा देख लीजिए। आर्थिक समीक्षा नहीं भी पढ़ेंगे तो आप लोग का काम हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अब करंट अफेयर्स पुरानी हो गई। आर्थिक समीक्षा और आर्थिक बजट कुछ ही क्वेश्चन बनेंगे जो कि हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। बिहार आर्थिक समीक्षा देख लीजिए 2023-24। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया, होने का अनुमानित है। याद रखना, 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमानित है। बिहार का सकल राजस्व घरेलू उत्पाद, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे जीएसडीपी कहते हैं, 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए होने वाला है, ठीक है दोस्तों। जबकि वास्तविक जीएसडीपी 2022-23 में 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ में देखते हैं, यही ऊपर का फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे आएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो आप लोग को इंपॉर्टेंट दिखेंगी, ये तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और इसमें से नहीं पूछने जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, पूछे जाने के कम चांसेस हैं। सकल स्थिर पूंजी निर्माण वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2022-23 में 4.7% होने का अनुमान था। राज्य में नॉमिनल प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपये होने का अनुमान है। कितना नॉमिनल प्रति व्यक्ति इनकम? 59,637 रुपये। याद रखना, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना है? 13.9% ज़्यादा है। यह पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए, और यह भी पूछी जा सकती है क्योंकि यह हाईलाइटेड पॉइंट जो हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कीमतों में वृद्धि के समायोजन के बाद राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के अकॉर्डिंग 9% बढ़कर कितनी होगी? 35,119 रुपये हो गई।
कीमतों में वृद्धि के समायोजन के बाद बता रहा है, तो यह याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पूरा कथन दे देगा, एक कथन दो कथन पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में अगला फैक्ट आप लोग का दोस्तों है 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी? 60%। राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% है और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 20-20% है। अब आप लोगों को चाहिए तृतीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र जैसे आप लोग चिप्स है, एक सेकंड आप लोग को थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। यह आप लोग के चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट नहीं, एक सेकंड। यह आप लोग का आलू है, क्या है? आलू। यह आप लोग का खेत है, यहाँ से क्या किया गया? उगाया गया आलू, यहाँ से उगाया गया। और जहाँ से उगाई जाती है, जहाँ से उत्पादित होती है चीज़, उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। फिर यह गया फैक्ट्री में, कहाँ गया? फैक्ट्री में गया। फिर इसमें प्रोसेस हुआ, चिप्स बनी, क्या बनी? चिप्स बनी पैकेट में, ये पैक हो गई। उसके बाद में ये भाई रमेश है, ये श्याम है, ये राम है और ये भरोसे हैं, ये कोई हैं। तो इनमें क्या किया? ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर कस्टमर आएंगे, आप लोग इनको सबको चिप्स देना है। जैसे हमारे आपके हाथ में क्या होती है? चिप्स का पैकेट होता है, तो वो कैसे कहाँ से आता है? कंपनी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दुकानों पर। तो दुकानों पर आता है जब, तब हम लोगों के हाथ में आता है। डायरेक्ट कंपनी हम लोग को कहाँ देती है? डायरेक्ट फैक्ट्री थोड़ा हम लोगों के हम लोगों के हाथ में कहाँ बेचती है? तो हम लोगों को दुकानों से मिलता है। तो यह दुकान पे जो भेज रहे हैं और इसके बीच में जो काम हो रहा है, भेजने का काम, यह होता है तृतीयक क्षेत्र। वो क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, और तो यह याद रखना, तृतीयक क्षेत्र जिसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह होता है तृतीयक क्षेत्र आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए मूल्य क्रमशः 7.5%, 8.5% और 13% की वृद्धि होने का अनुमान है। अगला दोस्तों देखते हैं पॉइंट, प्रति प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ये फैक्ट बात है कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र आप लोग का कृषि क्षेत्र आ जाता है, और कृषि क्षेत्र ही नहीं, जहाँ पर चीज़ें कच्चे माल के रूप में प्रोड्यूस होती हैं, उसको ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यह याद रखना और वो कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। और फिर वो कच्चा माल जाके फैक्ट्रियों में प्रोसेस होता है, वो होता है आप लोग का द्वितीयक क्षेत्र। फिर प्रोसेस के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूट का काम होता है, यह बीच का काम जो दुकानों पर भेजा गया, बीच में काम जो हुआ, वो सर्विस सेक्टर का होता है, मतलब तृतीयक क्षेत्र का होता है। याद रखना। और सर्वाधिक रोजगार कौन दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? कृषि। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक रोजगार प्रदान कर रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देख लीजिए। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देख लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। साल दर साल प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापी गई मुद्रास्फीति दर, क्या? मुद्रास्फीति दर बिहार में सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी। कितनी थी? 5.5%। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति कितनी थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5% थी और शहरी क्षेत्र में 5.6% थी। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल के दशक में, क्या दोस्तों? हाल के दशक में राज्य में आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि जिलों में प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय भिन्नता है, जैसे कि स्थिर 21 यहाँ पर 12 लिखा हुआ, देखो 22 होना चाहिए। 21-22 कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद द्वारा अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में जारी सूचकों की रैंकिंग के अनुसार पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और भोजपुर और सारण जिला। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर और सारण, जहाँ राज्य के विकसित जिले हैं। कौन से? यह विकसित जिले हो जाते हैं। और वहीं गरीब जिले देख लीजिए। गरीब जिले कौन कौन से? शिवहर आप लोग का हो गया, अररिया हो गया, लखीसराय हो गया, सीतामढ़ी हो गया। ये सब गरीब जिलों की श्रेणी में आते हैं। याद रखना दोस्तों। बस यहाँ पर आप लोग का
ये स्क्रीनशॉट लेने वाला, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। बिहार के समृद्ध एवं गरीब जिले देख लीजिए, तो इससे देख लेना आप। प्रति व्यक्ति जीडीपी स्थिर मूल्यों पर 2011 और 12 में ठीक अनुमानित था। 2021-22 के लिए गरीब समृद्ध जिले कौन कौन से? तो पटना थे और बेगूसराय था और मुंगेर था, 3 जिले थे। और उस गरीब जिले सीहोर, अररिया और सीतामढ़ी। ये बस इतना याद रखना, बाकी इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। आगे आ जाते हैं, इसको जूम कर लेते हैं आप लोग की सुविधा के अनुसार, और हमको भी थोड़ा डिस्कशन करने में सुविधा होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन के साथ लगातार आर्थिक विकास को समर्थन दिया और अन्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया। सरकारी व्यय में वृद्धि को जारी रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2022-23 में कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% बढ़कर कितना होगा? 2,31,904 करोड़ रुपये हो गया। राज्य सरकार, आगे दोस्तों बढ़ते हैं, प्रतिशत बढ़कर कितना होगा? 20.1%। ये याद रखना फैक्ट, 2,31,904 करोड़ रुपये। राज्य सरकार की स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय, क्या स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कुल व्यय का 54.7% था, जो कि कितना होगा? 45.3%। सॉरी, योजना व्यय कितना था? 45.3%, जो कि बढ़कर कितना हो गया? यह देख लीजिए। कुल व्यय में राजस्व व्यय, कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% तथा पूंजीगत व्यय का हिस्सा 20.7% रहा। दोस्तों यह याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूंजीगत व्यय, यह देख लीजिए, पूंजीगत व्यय कितना रहा? राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 41.4% बढ़कर 2022-23 में 47,928 करोड़ रुपये हो गया। तो आप लोग देख लेना, पूंजीगत व्यय और राज्य सरकार पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी रही। राज्य सरकार के राजस्व खाते से व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% से बढ़कर 2022-23 में 1,83,976 करोड़ रुपये हो गया। नीति आयोग, यह इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है, क्योंकि नीति आयोग इसमें सम्मिलित है। नीति आयोग के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में नीतिगत सुधार के कारण 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 21.9% से घटकर कितना हो गया? तो 33.919%। 2019-21 में कितना हो गया? 33.79% हो गया। यह आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक 51.89% से घटकर कितना होगा? 33.79%। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस अवधि में गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाला बिहार राज्यों में, सॉरी एक सेकंड फिर से पढ़ देते हैं। इस अवधि में गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार शीर्ष पर रहा। कहाँ रहा? शीर्ष पर रहा। बिहार शीर्ष पर रहा कि गरीबी दर में गिरावट की। बहुत अच्छा काम वैसे भी बिहार इस टाइम पे कर रहा है। रियलिटी बात है कि शिक्षा क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। शिक्षक भर्ती धड़ाधड़ दे रहा है, फटाफट दे रहा है। उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, डेवलपमेंट काफ़ी कर रहा है, बिहार तरक्की कर रहा है। गरीबी दर में कुल 18.23% की गिरावट दर्ज की। कितनी? गरीबी दर में भी गिरावट कितनी दर्ज की? 18.13%। 18.13%। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर कितनी है? 9.89% रही। तो राष्ट्रीय स्तर की भी याद रख लेना, 9.89% रही और बिहार की 18.13%। इसका मतलब राष्ट्रीय दर से 2 गुना लगभग कर दिया जाए तो बिहार की गरीबी दर निकल आएगी। ठीक है। 2015-16 में की अवधि में राज्य में 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। बहुत बड़ी संख्या है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 2.25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले, वेरी गुड। ठीक है। बिहार का गन्ना उत्पादन 214.76 लाख टन रहा। कितना? यह याद रखना, 214 लाख टन रहा बिहार का गन्ना उत्पादन। औसत उपज देख लीजिए, औसत उपज 98.73 टन प्रति हेक्टेयर रही। ये भी याद रखना। ठीक है। औसत उत्पादन भी पूछा जा सकता है। फिर और गन्ना शीर्ष उत्पादक जिले देख लीजिए, गन्ना शीर्ष उत्पादक जिले रहे इसी अवधि में। कितने, कौन कौन से जिले गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किया, ये भी देख सकते हैं। तो आप लोग का पूर्वी चंपारण, दूसरा आप लोग का पश्चिमी चंपारण पहला हो गया, दूसरा आप लोग का पूर्वी चंपारण, तीसरा आप लोग का गोपालगंज।
तो आप लोग याद रखना, जिले याद रखना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। 3 जिले ऐसे हैं जो गन्ना उत्पादन में शीर्ष पर रहे। वैसे औसत उपज कितनी रही? 98 टन प्रति हेक्टेयर रही। और बिहार का गन्ना उत्पादन 214 लाख टन रहा। याद रखना, बस ऐसे फैक्ट पूरे याद रखना, दशमलव में याद रखेंगे नहीं तब भी यह काम हो जाएगा। चावल जो बिहार की मुख्य खाद्य फसल है, तो यही पूछा जाता है बिहार की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल है। का वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक उत्पादकता रोहतास में 4717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई। कितनी? रोहतास में उत्पादकता दर्ज की गई 4717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बहुत अच्छी उत्पादकता क्षमता है रोहतास की। ठीक है। वही गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता में कौन सा जिला बढ़िया उत्पादकता में शीर्ष पर रहा? गेहूं के उत्पादकता में शीर्ष पर कौन सा जिला रहा? खगड़िया जिला सर्वाधिक 3960 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रिकॉर्ड दर्ज किया। कितना जो है शीर्ष पर रहा खगड़िया जिला गेहूं के सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिलों में। और रोहतास जिला सर्वाधिक चावल की उत्पादकता वाले जिलों में शीर्ष पर रहा। तो चावल रोहतास कितने प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादित करता है? तो 1717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज करता है। गेहूं की उपज कितनी है प्रति हेक्टेयर? 3960, वो भी खगड़िया जिले में। ये दोस्तों हमने दोबारा इसलिए पढ़ा क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये पैसेज तक की महत्ता समझेंगे जब एग्जाम की बाहर से आएंगे, आप एग्जाम देके बाहर आएंगे। मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता अररिया में रही। ठीक है, तो ये 2 याद रखना, रोहतास 3 याद रखना, रोहतास चावल और खगड़िया आपका गेहूं, और आप लोग का अररिया हो गया। खगड़िया गेहूं, अररिया मक्का। ठीक है, अररिया मक्का याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दलहन याद रखना, ये दलहन भी इम्पोर्टेंट है। दलहन की सर्वाधिक उत्पादकता किसमें? बेगूसराय सर्वाधिक उत्पादकता है बेगूसराय में दलहन की। तो 4 आप लोग के हो गए। ठीक है, 4 याद रखना, रोहतास, खगड़िया और अररिया और बेगूसराय। ठीक है, तो बेगूसराय दलहन के उत्पादन में, साथ साथ बोलिए, दलहन के उत्पादन में उत्पादकता किसकी सर्वाधिक है? तो बेगूसराय की सर्वाधिक है। किसकी? बेगूसराय की सर्वाधिक है। फिर हम आपसे पूछते हैं कि चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले की सर्वाधिक है? तो आप क्या बोलेंगे? रोहतास। क्या? रोहतास बोल देंगे। फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता। फिर आपसे हम पूछ लेते हैं मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता बताइए। तो गेहूं की बताइए, खगड़िया हो जाता है। क्या? खगड़िया। फिर अगर मक्का की पूछा जाएगा तो अररिया। ठीक है, अररिया हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं तो याद होगा नहीं। ठीक है, खगड़िया, अररिया, ये थोड़ा राइमिंग वर्ड सेम होते हैं और गलती हो जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कृषि संबंध क्षेत्र में बिहार का हिस्सा देख लीजिए। जीएसडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कितना हिस्सा था? अनुमानित था 21.8%। यहाँ लिखा हुआ प्रोविजनल एस्टीमेट और क्विक एस्टीमेट, यह अनुमानित है और यह अनुमान के बाद में है। 20.6% क्विक एस्टीमेट है। ठीक है, फसल का देख लीजिए, पशुपालन का देख लीजिए। फसल का 11.2% और 10.4%। पशुपालन का 7.1% और 6.4%। वानिकी, लॉगिंग और मछली पालन, जलीय कृषि देख लीजिए, और 1.8 ये सब बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम खुद जोर देख के आप लोग को बताएंगे। ये दोस्तों आप लोग का थोड़ा जूम किए हैं आप लोग के लिए ही, सुविधा के लिए। बिहार में उच्च प्राथमिक में ड्रॉप आउट स्कूल छोड़ने वाले छात्र, उच्च प्राथमिक में देख लीजिए ड्रॉप आउट कितना रहा? 39.4% अंकों की गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई? 39.4%। और 2015-16 में कितनी थी? 42.2% से घटकर कितनी रह गई? 2.7%। कह रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में बिहार तगड़ा काम कर रहा है, बहुत तगड़ा काम कर रहा है। 2.7% रह गई, सोच लिए ड्रॉप आउट का प्रतिशत। माध्यमिक स्तर पर भी इसी अवधि के दौरान गिरावट दर्ज की गई, तो जो कि 40% की रही। कितनी? 40% की गिरावट दर्ज की गई। बिहार में औसतन
कुल राज्य बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय का हिस्सा लगभग 14% रहा। कितना रहा? 14% रहा। 2016-17 से 2021-22 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में महिला विकास पर व्यय लगभग 4% रहा। कितना रहा? 4% रहा। 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का कितना रहा? 4.4%, 17.4% रहा। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़। एक सेकेंड। हाँ ठीक, चलिए, जो अगर छूट गया तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, हम उसको पिन कर देंगे। बिहार में 0 से 18 वर्ष आयु की वर्ग की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 33%। आप सोच सकते, अब इस पैराग्राफ से आप लोग को पता चल जाएगा बिहार शिक्षा में क्यों जोर दे रहा है, अपनी शैक्षणिक सुविधा क्यों बढ़ा रहा है। तो बिहार में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 33% है। मतलब 0 से 18 वर्ष के तक के जितने आयु वर्ग के बच्चे हैं, सिर्फ बिहार में 33% है भारत की कुल जनसंख्या का। अगर भारत में 100 लोग हैं इस उम्र के, तो उसमें 33 लोग सिर्फ बिहार में रह रहे हैं। इसलिए बिहार अपनी शिक्षा पर बहुत फोकस कर रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल सटीक से सुधर जाए, अच्छे से सुधर जाए। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 11% है। सोच लीजिए, 0.6%। भाई साहब, अगर 28 राज्य हैं, 28 राज्य में आप लोग का 11% सिर्फ किसमें है? बिहार में है। 0 से 6 100 में है, अगर आप टोटल 100 भारत में है, 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चे कहाँ है? सिर्फ बिहार में है। तो इसलिए बिहार क्या कर रहा है? शिक्षा पर बहुत फोकस है, और वेरी गुड, बहुत फोकस्ड होना चाहिए। इतना फोकस होगा तभी काम चलेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बिल्कुल सटीक से सुधर जाएगी, बहुत तेज़ी से सुधरेगी। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। बिहार में बाल जनसंख्या 0 से 18 वर्ष का यह हिस्सा 2021 में राज्य की कुल जनसंख्या का 42% है। ठीक, कुल जनसंख्या का कितना है? 42%। सोच लीजिए, अगर 100 बिहार में हैं लोग, 100 बिहार में हैं, तो 42 सिर्फ इतने उम्र के हैं। 42 लोग सिर्फ 0 से 18 वर्ष की उम्र के हैं भाई साहब, इसलिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस प्रकार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का हिस्सा राज्य की जनसंख्या का 16% है। सोच लीजिए, 100 लोग अगर रह रहे हैं तो 16% सिर्फ किसका है? 0 से 6 वर्ष के आयु का वर्ग है, और 42% किसका है? 0 से 18 वर्ष की अगर, तो यह 0 से 6 वर्ष वाले जो इसमें भी शामिल हैं 42% में, याद रखना, ठीक है। राज्य में भारत की कुल जनसंख्या देख लीजिए। राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 12% हिस्सा सिर्फ बिहार में रहता है। तो यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2.45 करोड़ लड़कियां, 2.73 करोड़ लड़के हैं। इसलिए बिहार में शिक्षा पर फोकस है, बार बार इसीलिए कह रहे हैं। कारण यह है कि बिहार खुद खुद को देख रहा है, कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, पूरे भारत पर कैसे हम जो है कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो वो देख रहा है भविष्य अपना। तो बिहार अगर ऐसा काम कर रहा है तो वेरी गुड, वो आगे चल के कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है बिहार। 2021 में इनकी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 5.18 करोड़ रुपए है, सॉरी करोड़ हो गई। कितनी? राज्य की कुल जनसंख्या 5.18 करोड़ हो गई है। याद रखना। वैसे हमारा कहने का मतलब यह है कि बिहार तो वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि आने वाले समय में जो उसकी जनरेशन आ रही वो काम करेगा। वैसे भी तो सबसे तगड़े आईएएस और आईपीएस ग्रेड ए की पोस्ट में बिहारी हैं, बिहार के लोग हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, बिहार किसी चीज़ में पीछे नहीं है। चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे वह 1857 का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, सबसे मुखर रूप से रहता है अपना बिहार, ठीक है। और आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए, शैक्षिक रूप से सुधारने के लिए जो बिहार सरकार काम कर रही है वो सराहनीय काम है, बहुत सराहनीय काम है। क्योंकि इतना काम किसी भी स्टेट में मैंने नहीं देखा जितना काम कर रही है, क्योंकि जनसंख्या उसकी उसी के अकॉर्डिंग ढाली जा रही है, जिसका अकॉर्डिंग जो है आने वाले 20 साल में काम करेगा, 10 से 15 साल में मिल जाएगी जनसंख्या। तो इसीलिए वो लगे हुए हैं गवर्नमेंट पूरी। और गवर्नमेंट भगवान करे उनके
क्या कहते हैं, उसकी जो है जो एम है, उसका ध्येय है, वो पूरा हो जाए। चलिए दोस्तों, यह देखते हैं। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय 2.4 गुना बढ़कर 3275 रुपये से 7956 रुपये हो गए। ठीक है, ये था 2 गुना बढ़कर प्रति व्यक्ति व्यय 2.4 गुना बढ़कर 3275 रुपये थी, अब कितनी हो गई? 7956 रुपये हो गई है प्रति व्यक्ति व्यय। 2021-22 में बाल विकास पर व्यय कितना था? यह क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो कुल बजट, राज्य बजट का हिस्सा कितना था? 21.46% था। कितना? 21.46%। और जीएसडीपी का कितना था? 6.4% था। याद रखना, हो सकता है आप लोग के दिमाग में अगर एक बार बैठ जाएगा तो एग्जाम हॉल में आप लोग को यह क्लास याद आएगी। निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल क्षेत्रों ने कुल मिलाकर बिहार की अर्थव्यवस्था 37% हिस्सेदारी है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में 37% की हिस्सेदारी है और भारत की अर्थव्यवस्था में 27% हिस्सेदारी है। ठीक है। सड़क घनत्व देख लीजिए। सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार तीसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं। बिहार में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 53.6 टेलीफोन कनेक्शन दर्ज हैं। 1000 व्यक्तियों पर। बिहार में 2021-22 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? 329 किलोवाट। कितनी? 329 किलोवाट। यह याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2021-22 देख लीजिए। 2021-22 के दौरान बिहार में लगभग 31% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से तथा 69% बिजली थर्मल पावर से पैदा होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, या पूरा स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा 31% और थर्मल पावर दे देगा 2% 70 दे देगा, 71 देगा, 72 दे देगा, तो आप लोग का 69 है। तो नवीकरणीय याद रखना 31 और थर्मल पावर 69। तो यह दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक बिजली बिहार में किससे उत्पादित होती है? तो थर्मल पावर से। याद रखना, ये वैसे फैक्ट हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। यह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बजट लागू किया। बिहार सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन बजट लागू किया। ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। और 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया। कब? 2019 में। यह डेट पूछी जा सकती है। 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना, जलवायु, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण से निपटना। ये कहीं से नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू हुआ? 2019 में। और पहली बार ग्रीन बजट किस राज्य ने पास किया है और किस राज्य ने लागू किया है? तो बिहार सरकार ने। 2 क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब यहाँ से आ जाता है 2022-23 में लगभग 288.31 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। यह पूछा जा सकता है, फैक्ट आ भी सकता है। तो दोस्तों, बिहार तथ्यसार कल देखेंगे, और क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और आप लोग ज़्यादा समय लगाते नहीं हैं ऐसे बोरिंग क्लासेस पर, तो एज अ मतलब मजाक में कह रहे हैं कि आप लोग इतना समय ना खर्च कीजिए किसी बात पर। 2 क्लासेस में यह निपट जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। बिहार का टेंशन हमारी टेंशन। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग की कृपा होगी और आप लोगों से निवेदन भी है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मेरा ये चैनल ग्रो कर जाएगा और थोड़ी बहुत चीज़ें और आप लोग को प्रोवाइड करवाने लगेंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें, जो कुछ लोग जुड़ने वाले हैं उन लोगों को जोड़ा जा सकेगा और आप लोगों को अच्छी चीज़ें क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाने लगेगी। सब्जेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे और बहुत जल्द ही स्टार्ट कराएंगे। कोई ना कोई क्लास, हो सकता है मंडे से कोई स्टार्ट कर दे टीचर, और कोई ना कोई क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें, और आप लोग जितने सब्सक्राइब करते जाएंगे उतना ही इसमें क्लासेस बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं, इसी आशा के साथ में आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप शायद चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और वीडियो को दोस्तों, अपने भाई की वीडियो को, अपने दोस्त की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे थोड़ा बहुत मुझे भी लाभ होता रहे। लाभ इन द सेंस कि सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो थोड़ा चैनल ग्रो होता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ बनाने का। समय निकाल के वीडियोज़ बनाता हूँ, आपके लिए स्टडी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ।
और उसके बाद मैं रिकॉर्ड भी वीडियो करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग का फ़र्ज़ है कि थोड़ा चैनल ग्रो करवाइए, और आप लोगों के सहारे ही चैनल चल रहा है, और ग्रो कर जाएगा तो अच्छे टीचर जुड़ेंगे, अच्छी चीज़ें इस पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।